हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीजे एजुकेशन पॉइंट। आज हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दिसंबर 2022 का एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट मैं दे चुकी हूँ इसमें, और इसके सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज। तो जो भी बच्चे मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी इस वीडियो को देख सकें। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के मूल तत्व को बताता है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पर। अवकाश का समय, काम करने का माहौल, कर्मचारियों के बीच सामंजस्य और नियोक्ता के साथ संबंध, पदानुक्रमित संरचना, प्रेरणा और दंड, विज्ञान, सद्भाव, सहयोग, वैयक्तिक दक्षता स्तर, अनुभवाश्रित या व्यावहारिक नहीं, काम के घंटे, काम से लाभ, कार्य विनिर्देश और अवकाश समय का लाभ। तो यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की बात हो रही है। ये सिद्धांत जो था LW टेलर का सिद्धांत है, ये वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पर विज्ञान, सद्भाव, सहयोग, व्यक्तिगत दक्षता स्तर, अनुभव आश्रित और व्यावहारिक नहीं, ये चीजें जो हैं ये टेलर की थ्योरी को बताती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? देखिए दोनों क्वेश्चन एक से आ गए ये, तो इसमें FW टेलर यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इन्होंने 1880 और 1890 के दशकों में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इनकी रचना थी शॉक मैनेजमेंट और द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक इन्होंने 1904 में और दूसरी 1911 में प्रकाशित की। नेक उच्च शिक्षा के केवल उन्हीं संस्थानों का आकलन करता है और उन्हें मान्यता देता है जिन्होंने अपनी स्थापना के 6 साल पूरे कर लिए हैं या जिनके स्नातक के 2 बैच उत्तीर्ण हैं। सही है, जिन्होंने अपने 6 साल पूरे कर लिए होते हैं तो नैक की मान्यता उन्हीं को प्राप्त हो सकती है, और जिन्होंने अपने 2 बैच पूरे कर लिए हों तो उन्हें भी नैक की मान्यता दी जा सकती है। IQAC छात्रों को नए प्रारंभ किए जाने योग्य पाठ्यक्रम का पता लगाने में, शिक्षकों की भर्ती करने में मदद करता है। नहीं, ये प्रत्यायन का काम करता है। IQAC शिक्षकों की भर्ती नहीं करता है। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक में फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन होगा इसमें A सही है, परंतु R सही नहीं है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 2.68 करोड़। 2.68 करोड़ है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें 1.50 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिलाएं या स्त्रियां हैं। किसी संगठन में संगठनात्मक माहौल कर्मचारियों को कैसे प्रभावित करता है? कर्मचारियों का समर्पण और वेतन, उत्पादकता स्तर और प्रेरणा स्तर, नियोक्ता और वेतन का सम्मान, टीम भावना और उत्पादों की गुणवत्ता के आधार पर। ऑप्शन इसमें आंसर है बी, उत्पादकता स्तर और प्रेरणा स्तर के द्वारा। एक कक्षा में समावेशी शिक्षा के आयोजन की प्रक्रिया क्या है? छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन, कक्षा में CWSN की पहचान करें, CWSN की समस्याओं का अध्ययन करें, विधि और दृष्टिकोण को अपनाकर शिक्षण को व्यवस्थित और सुनियोजित करें, हितधारकों को प्रतिपुष्टि दें। तो सबसे पहले क्या करा जाएगा? पहचान की जाएगी CWSN की, उसके बाद समस्याओं का उनका अध्ययन किया जाएगा कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद विधि और दृष्टिकोण को अपनाकर शिक्षण को व्यवस्थित और सुनियोजित किया जाएगा।
उसके बाद फीडबैक तो नहीं आएगा, पहले मूल्यांकन करेंगे छात्रों की प्रगति का, कि रिपोर्ट क्या है, छात्रों में कहाँ तक सुधार हुआ है या उनके दोष क्या हैं, उसके बाद उनको फीडबैक दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर है। सूची दी गई है समावेशी शिक्षा से संबंधित। सूची मुझे ये वाला तो भाई थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है क्योंकि थोड़ा सा छोटा हो गया है ये, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर से मैच कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा, जहां विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। विशिष्ट शिक्षा किसे कहते हैं? जहां दिव्यांग बच्चों को अलग संस्था में पढ़ाया जाता है, यानी जो बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं वो अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। एकीकृत शिक्षा में जहां दिव्यांग बच्चों को समान कक्षा में विशेष ध्यान पूर्वक पढ़ाया जाता है, यानी जहाँ पर उन्हीं की कक्षा होती है, दिव्यांग बच्चों की ही एक क्लास होती है, उसमें उन्हें पढ़ाया जाता है। सामान्य शिक्षा में जो नॉर्मल जनरल बच्चे पढ़ते हैं वो होते हैं सारे सामान्य बच्चे। ये भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। आकस्मिकता सिद्धांत, यह वह परिस्थिति ही है जो एक नेता को बनाती है। लेन देन का सिद्धांत, अनुयायियों को उनके रुचि क्षेत्रों के अनुसार प्रेरित करती है। परिवर्तनकारी सिद्धांत, आवश्यक परिवर्तन को पहचान और संगठन के लिए एक दृष्टि बनाए और लोगों को इसके लिए प्रतिबद्ध करती है। नौकरों का सिद्धांत, लोगों की जरूरतों को समझे और उन्हें संतुष्ट करने का काम होता है। निम्नलिखित में से किसे इकाई लागत के रूप में जाना जाता है? कुल राशि शुल्क और दान से अर्जित की गई राशि। कुल व्यय को छात्र की कुल संख्या द्वारा विभाजित किया जाता है। किसी संस्था का द्वारा किया गया कुल उपगत व्यय और उसके द्वारा किया गया व्यय के अतिरिक्त कुल आय। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। जो टोटल व्यय होगा उसको छात्रों की कुल संख्या से विभाजित किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर छात्रों की संख्या ले लीजिए, यहाँ पर व्यय ले लीजिए, तो एक छात्र का कुल व्यय जो होगा वो निकल आएगा। भारत के पीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की विकलांगता सूचीबद्ध है? तो वो है 21 प्रकार की विकलांगता सूचीबद्ध है, लेकिन अब इसमें क्या है? सेरेब्रल पॉल्सी, बौनापन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक पीड़ित, सुनने में कठिनाई वाले बच्चे, भाषण और भाषा विकलांगता, विशिष्ट सीखने में अक्षमता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से भी शामिल बच्चों को रखा जाता है। पाठ्यचर्या विकास के निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरणों को क्रमबद्ध सुव्यवस्थित करें। अभीष्ट अधिगम परिणाम को सूचीबद्ध करना, अभीष्ट परिणामों को की प्राप्ति के लिए विधियों का सुझाव देना, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विशेषताओं का मूल्यांकन, मुद्दा समस्या आवश्यकता विश्लेषण, महत्वपूर्ण और सुसंगत विषय वस्तु की पहचान करना। तो देखिए हम इसमें सीधा आंसर देख लेते हैं। पहले बात होगी मुद्दा या समस्या की आवश्यक विश्लेषण का, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विशेषताओं की का मूल्यांकन, अभीष्ट अधिगम परिणाम सूत्रबद्ध करना, महत्वपूर्ण और सुसंगत विषय वस्तु की पहचान, अभीष्ट परिणामों की प्राप्ति के लिए विधियों का सुझाव। ये इसका क्रम है, सीक्वेंस। तो ये क्रम इसमें इन्होंने दिखाया है डी ऑप्शन में। लोगों की भर्ती के लिए किन चरणों का अनुसरण किया जाता है? भर्ती के लिए सबसे पहले देखा जाता है कार्य विश्लेषण, उसके बाद आता है विज्ञापन, विज्ञापन के बाद साक्षात्कार लिया जाता है, साक्षात्कार के बाद क्रम कार्य हेतु करार, कर्म या कार्य हेतु करार, उसके बाद अभिमुखीकरण या आगम लास्ट स्टेप होता है। तो ये वाला सीक्वेंस है इसमें सी में, इसका आंसर सी है।
भारत में किस प्रकार की उच्च शिक्षा संस्था में छात्रों के नामांकन का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो किस प्रकार की है? प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनमें छात्रों का नामांकन उच्च शिक्षा की संस्थाओं में अधिक है। अधिगम सिद्धांत, इसमें इन्होंने जो सूची दी है प्रबंधन की अवधारणा और अवधारणाओं के अर्थ के रूप में दी है। तो अधिगम सिद्धांत का अर्थ इसमें बताया, एक प्रबंध 5-6 लोगों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। मानव संबंध उपागम, सुविधाएं और फुर्सत कार्य की अभिवृद्धि करते हैं। अधिकारी तंत्र, प्रशासक केवल विहित नियमावली में के अनुसार कार्य करता है। परिवर्तन, प्रतिरूप, स्थिरीकरण, गतिमान, अस्थिरीकरण। कथन और तर्क दिया गया है यहाँ पर। वर्तमान शिक्षा इस धारणा पर आधारित है कि जो परीक्षा के लिए प्रासंगिक है वह शिक्षण के लिए भी प्रासंगिक है। तो ये बात तो ठीक है कि जो परीक्षा के लिए प्रासंगिक है वही शिक्षण के लिए भी प्रासंगिक है। जब प्रासंगिक शिक्षण करोगे तो तभी तो प्रासंगिक परीक्षण दे पाओगे। नेक्स्ट है संरचनावादी उपागम विद्यार्थी द्वारा किए जाने वाले निवेश से उत्पन्न अधिगमकर्ता में बहिर्वेश पर आधारित है। सही तो ये भी बात है, लेकिन ये इसको नहीं एक्सप्लेन करता कहीं भी। ये बात दूसरी है और ये बात दूसरी है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं करते हैं। क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं? पहला है सांस्कृतिक जड़ता, नवीन चीजों का भय, वैज्ञानिक आविष्कार, भौतिक परिवेश, पृथक्करण का स्तर। आप ऑप्शन इसमें है सी, ए, बी एंड ई। पहला है सांस्कृतिक जड़ता, नवीन चीजों का भय और पृथक्करण का स्तर। इसमें आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है बिग ब्लू बटन क्या है? बिग ब्लू बटन के बारे में इन्होंने पूछा है। तो ये क्या है? वेब कॉन्फ्रेंस प्रणाली और सहकालिक अधिगम उपकरण है। इसमें क्या होता है? HTML5 पर आधारित वेब एप्लीकेशन है ये, जिसमें डायरेक्ट हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। यह वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक ओपन सोर्स टूल के रूप में इसे जाना जाता है। समुचित परिवेश सृजन द्वारा समस्या का समाधान ढूंढना किस दर्शन का मूल्य तत्व है? किस दर्शन का है ये? जैविक व्यवहारवाद का। सिस्टम अप्रोच का एक घटक नहीं है। सिस्टम अप्रोच की बात हो रही है यहाँ पर। तो फीडबैक, इनपुट, प्रोसेस, वेब नेटवर्क, इनमें से कौन सा सिस्टम अप्रोच का कंपोनेंट नहीं है? तो वेब नेटवर्क नहीं है। सिस्टम अप्रोच की बात में हम फीडबैक को ध्यान रखेंगे, इनपुट और प्रोसेस भी उसके अंतर्गत होते हैं। देखिए यहाँ पर 6 भाग दिए हुए हैं। पहला है प्रशिक्षक, शिक्षार्थी, निर्देश के उद्देश्य, फीडबैक, इनपुट और प्रोसेस। ये सारे सिस्टम अप्रोच के कंपोनेंट्स हैं। वेब नेटवर्क इसमें नहीं शामिल है। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? शैक्षणिक संसाधन केंद्र का उन्नयन। देखिए किसी विषय में या उसके भीतर परिवर्तन ये पाठ्यचर्या के द्वारा किया जाता है। एक नए डिग्री प्रोग्राम का प्रवर्तन भी इसमें होता है और एक नए विषय का प्रवर्तन भी इसके अंदर होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां अभिसंज्ञानात्मक कार्यनीति का एक हिस्सा है? विमर्शी जर्नल लेखन, आत्मशलाघा, आत्मप्रच्छा, आत्म अधिगम शैली के बारे में जागरूकता। विमर्शी जर्नल आता है, विमर्शी जर्नल लेखन, आत्म प्रच्छा आता है और आत्म अधिगम शैली के बारे में जागरूकता आता है। तो ए, सी एंड डी इसमें आंसर होगा और तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में होता है। देखिए स्वयं पर जो पाठ्यक्रम है उसमें 4 चीजें होती हैं। पहला होता है वीडियो व्याख्यान होता है, स्वयं मूल्यांकन परीक्षण भी इसमें होता है, क्विज दी जाती हैं, अधिक
सभी अधिगमकर्ताओं के लिए क्रेडिट अंतरण, क्रेडिट नहीं होता है इसमें। ऑफलाइन चर्चा भी नहीं होती है इसमें। अनन्य रूप से तैयार की गई पठन सामग्री की पीडीएफ इसमें आपको मिल जाती है। तो ये तीनों काम होते हैं, वीडियो व्याख्यान होता है, स्वयं मूल्यांकन परीक्षण होता है और पीडीएफ आपको मिल जाती है, साथ ही एग्जाम भी होता है। शिक्षकों के प्रवर्तन प्रशिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? उनको सामान्य एवं विशिष्ट कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का परिचित करना। ठीक है। शिक्षकों को विद्यालय संगठन और उनकी नीतियों से परिचित कराना, ये भी ठीक है। नवीन राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों और कार्यक्रमों के प्रति अनुक्रियाशील कौशलों और व्यवहारों का विकास, ये इससे नहीं जुड़ा हुआ है। इनको संस्था में उपलब्ध उपकरण सामग्री और सुविधाओं को सूचना प्रदान करना, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक है। शिक्षण कौशल और विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना, शिक्षण कौशल का काम शिक्षक का होता है, शिक्षण कौशल को वो कैसे यूज कर रहा है, और विषय वस्तु का संबंध भी शिक्षक से ही होता है। ये ऑब्जेक्टिव्स का काम नहीं करते हैं, ये कौशल जो स्किल्स होती है ऑब्जेक्टिव्स नहीं होती हैं, कौशल के अंदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी उद्देश्य उसके अंदर छुपे हुए होते हैं, हर कौशल के अंदर उसके अलग उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए, बी एंड डी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। विभिन्न सैद्धांतिक प्रणालियों से चुने गए सिद्धांतों, निष्कर्षों और तकनीकों को सम्मिलित करने और संयोजित करने वाले किसी भी परामर्श सिद्धांत या अभ्यास को क्या कहा जाता है, ये बताना है हमें। गैर निर्देशात्मक परामर्श, निर्देशात्मक परामर्श, संकलनात्मक उपबोधन या व्यावसायिक परामर्शन, तो इसमें आंसर आएगा सी, संकलनात्मक उपबोधन उसे कहा जाता है। ये पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ ऑथर दिए हैं बुक के। कर्मयोग किसकी पुस्तक है? विमेन एंड इविल किसकी पुस्तक है? एथिकल रिलीजन और सिंथेसिस ऑफ योगा। देखिए योगा जो है वो अरविंद की पुस्तक होगी और एथिकल रिलीजन महात्मा गांधी की, एम.के. गांधी की। कर्मयोग स्वामी विवेकानंद और विमेन एंड इविल नेल नोर्डिंग्स की बुक है। देखें, कर्मयोग स्वामी विवेकानंद, विमेन एंड इविल नेल नोर्डिंग्स, एथिकल रिलीजन एम.के. गांधी और सिंथेसिस ऑफ योगा श्री अरविंदो की। तो ये बुक्स के नाम आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। बुक्स जो हैं कई बार रिपीट हो जाती हैं और बुक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपके सिलेबस में जो भी बुक्स हैं या जो भी ऑथर हैं उनकी बुक्स एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये वाली वीडियो मेरी 50 की सीरीज यहाँ पर कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।